नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो पॉडकास्ट में हम लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड थे इस वीक में। तो सबसे पहला जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड रहा वो ये रहा कि इंडियन हाई कमिश्नर दोराईस्वामी उनको स्कॉटलैंड के एक गुरुद्वारे में इनवाइट किया गया था एक सेरेमनी के रिगार्डिंग। और जब वो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में उस गुरुद्वारे में गए तो उनको पार्किंग लॉट में कुछ रेडिकल लोग मिले जो कि खालिस्तान सपोर्टर्स थे। उन्होंने बेसिकली इंडियन हाई कमिश्नर को अंदर एंटर करने नहीं दिया और वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से एंटी इंडिया चीज़ों को लेकर चैंट करने लग गए थे। और इन सब इंसिडेंट को देखते हुए इंडियन हाई कमिश्नर ने ये फैसला किया कि वो गुरुद्वारे के अंदर नहीं जाएंगे और वो सीधा वहीं से रवाना हो गए अपने अपने हाई कमीशन के लिए। तो इस इंसिडेंट के बाद इंडिया ने यूके के हाई कमिश्नर को समन किया, मतलब बुलाया और उनको इस चीज़ के रिगार्डिंग पूछा। ग्लासगो में जो ये इंसिडेंट हुआ इंडियन हाई कमिश्नर के साथ, अगर आप इसको ठीक से लिंकिंग करेंगे तो इसके पीछे जहाँ तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ जस्टिन ट्रूडो का जो स्टेटमेंट था पार्लियामेंट में दिया गया कि जो खालिस्तानी सपोर्टर निज्जर था उसको उसको इंडियन एजेंसीज ने मारा है, जो कि वो एलिजिडली कह रहे हैं, मतलब प्रूफ नहीं हुआ, वो बस इसका दावा करे कि इंडियन एजेंसीज ने मारा है। और जस्टिन ट्रूडो की स्टेटमेंट के बाद इंडिया और कनाडा का रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। फिर जस्टिन ट्रूडो ने एक और बेवकूफ़ी वाला काम ये किया था कि जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कनाडा आए थे तो उन्हीं के साथ यूक्रेन का एक एक्स आर्मी मैन जो कि नाज़ी के लिए लड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके लिए क्लैपिंग करवाया गया। और कैनेडियन पार्लियामेंट में हुए इस एब्सर्ड इंसिडेंट के बाद रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को ये बोलने का मौका मिल गया कि बेसिकली वो जो यूक्रेन के साथ वॉर करें वो सही करें और बेसिकली यूक्रेनियंस नाज़ी नाज़ी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और उसका एग्जांपल आप यहीं देख सकते हैं कि जेलेंस्की के साथ एक नाज़ी सोल्जर के लिए क्लैप किया गया। तो यूके के ग्लासगो में जो ये इंसिडेंट हुआ इंडियन हाई कमिश्नर के साथ, वो एक तरह से जस्टिन ट्रूडो के इनसेंसिटिव और इमैच्योर स्टेटमेंट के कारण से आप कह सकते हैं कि मतलब वो एक तरह से खालिस्तानियों को और ज़्यादा भड़का रहे हैं कि इंडिया ने ही जो निज्जर था उसको मारा। और खालिस्तान उसके बाद इंडियन जो भी डिप्लोमेट्स है जो कि बाहर दूसरे कंट्रीज़ में सर्व कर रहे हैं उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है जो कि यूके में हुआ। कुछ महीनों पहले जैसे कि आपको पता है इंडियन हाई कमिश्नर का झंडा को नीचे गिराने की कोशिश किया गया था एक खालिस्तानी के द्वारा यूके में ही। और इस इंसिडेंट के बाद इंडिया ने भी यूके के हाई कमिश्नर को समन करके अच्छे से फटकार लगाया था। और इंडिया ने बेसिकली ये कह दिया था कि अगर आप हम लोग के डिप्लोमेट्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो हम लोग भी हाई कमीशन से अपना सिक्योरिटी हटा लेते हैं। और बेसिकली तब ये भी बात चला था कि यूके का जो हाई कमीशन न्यू दिल्ली में है उसके सामने में एक पब्लिक वॉशरूम बनाया जाएगा। बट उसके रिगार्डिंग कुछ वैसे डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो एक तरह से जो ये खालिस्तान का मैटर है उसको जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कुछ मेजर इशू हुआ नहीं, जबकि जो ये हाई कमीशन का झंडा नीचे गिराया गया था उसके रिगार्डिंग यूके ने उतना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। हालांकि बाद में जिसने वो झंडा गिराया था उसको कुछ मेडिकल इशूज़ के कारण वो पास अवे कर गया था। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो यूके ने उसके रिगार्डिंग कुछ वैसा मेजर स्टेप उसके रिगार्डिंग कोई मेजर एक्शन नहीं लिया था उस खालिस्तानी ग्रुप के रिगार्डिंग या फिर उस खालिस्तानी पीपल के रिगार्डिंग। तो इस कारण से खालिस्तानियों के अंदर में भी एक तरह से एश्योरिटी आ रहा है कि वो लोग कुछ भी अगर इंसिडेंट करेंगे तो जिस कंट्री में वो लोग हैं वो लोग उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इस कारण से खालिस्तानियों का भी जो मन है वो बहुत बढ़ रहा है। लेकिन अगर किसी दिन इन्होंने कुछ ऐसा एक्शन कर दिया इंडियन डिप्लोमेट्स के ऊपर तो उस दिन इंडिया और उस कंट्री जहाँ पे ये खालिस्तानी लोग रहते हैं जैसे कि यूएसए यूके या फिर कनाडा ऑस्ट्रेलिया, उनसे इंडिया का जो टाइज़ है वो बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाएंगे अगर उस कंट्री ने कोई एक्शन नहीं लिया। जैसे कि कनाडा वाले केस में था जहाँ पे जस्टिन ट्रूडो ने बिना किसी सबूत के इंडिया के ऊपर क्लेम किया कि इन्होंने निज्जर को मारा। और इस कारण से हुआ ये कि इंडिया और कनाडा का जो एफटीए है वो बंद हो गया। प्लस इंडिया ने जो भी कैनेडियंस थे उनको वीज़ा देना ही बंद कर दिया। अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ को इंडिया का मार्केट चाहिए तो इंडिया को भी अपने सॉवरेनिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। यह वेस्टर्न कंट्रीज़ को समझना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन स्पोर्ट्स। कल एशियन गेम्स में इंडिया ने पाकिस्तान को हॉकी में हराया था, फिर इंडिया ने पाकिस्तान को स्क्वैश के फाइनल में हरा के गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा सैफ अंडर 19 जो फुटबॉल है उसमें भी इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल में 3-0 से हरा दिया था। और इसी से एक तरह से ये शो होता है कि जो कल जो भी ये सारे स्पोर्ट्स में इंडिया ने अचीव किया, इससे एक चीज़ ये साबित हो रहा है कि इंडियन जो यूथ है वो अब पूरा फुली फोकस्ड क्रिकेट पे नहीं है। वो बेसिकली अब दूसरे बाकी स्पोर्ट्स को भी देख रहे हैं जैसे कि स्क्वैश को, फुटबॉल में हालांकि इंडिया का रैंक बहुत कम है लेकिन फिर भी जो इंडिया का करंट मेंस टीम है जिसमें सुनील छेत्री फिर संदेश झिंगन ये लोग आते हैं वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इंडिया का जो मेंस फुटबॉल टीम है उन्होंने इस साल सैफ अंडर 19 ट्रॉफी वापस से जीत लिया था फाइनल में कुवैत को हराकर। और इंडियन वुमेन्स स्क्वैश टीम ने भी एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर जो आपका टेनिस में मिक्स डबल है जिसमें रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है टेनिस के मिक्स डबल में एशियन गेम्स का। तो फिर शॉटपुट में किरण बलियान ने इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो अभी अभी करेंटली इंडिया के पास कुल 11 गोल्ड मेडल है, 16 सिल्वर मेडल और 15 ब्रॉन्ज मेडल है। और इसी के साथ इंडिया फोर्थ पोजीशन पे है आफ्टर चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान।
तो जो ये स्पोर्ट्स का न्यूज़ है, इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट अभी बाकी स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा सचेत है। और बेसिकली जो भी मैंने आपको ये सब स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग बताया, ये सब कोई का इन्फॉर्मेशन भी मेरे को गवर्नमेंट साइट से ही मिला। तो मतलब गवर्नमेंट अब अपने जो भी एथलीट्स हैं, जो भी स्पोर्ट्समैन है या फिर स्पोर्ट्स वुमन है, उनको बहुत अच्छे से हाईलाइट करें, उनको प्रमोट कर रहे हैं। और प्लस हम लोग के कंट्री के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, वो भी अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पेज में ये सब इवेंट्स में जो भी एथलीट्स ने मेडल जीते उनके रिगार्डिंग पोस्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से जब प्राइम मिनिस्टर खुद अपने लेवल से जो भी स्पोर्ट्समैन है, जो भी एथलीट्स है, उनको प्रमोट कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ शो करता है यूथ को कि उनके देश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो स्पोर्ट्स को कितना सीरियसली लेता है। और बेसिकली कोई एक स्पोर्ट्समैन अगर कोई अनजान खेल में कुछ मेडल जीत के लाता है और उस स्पोर्ट्समैन के बारे में प्रधानमंत्री अपने यूट्यूब चैनल, जहाँ पे लगभग 1 करोड़ 80 लाख सब्सक्राइबर है, वहाँ पे वो जब पोस्ट करते हैं, तो इससे आप सोचिए मतलब जो भी पर्सन इन सब पोस्ट को पढ़ता होगा, वो बेसिकली अपने जो भी आसपास के बच्चे हैं उनको इस नए स्पोर्ट्स के बारे में बताता होगा, या फिर उस नए स्पोर्ट्स के बारे में जानने का कोशिश करता होगा कि ये स्पोर्ट्स खेला कैसे जाता है। और बेसिकली जब आप कुछ नया चीज़ जानने का कोशिश करते हैं, तो एक तरह से आप उस इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे जगह। और बेसिकली जब आप किसी स्पोर्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे, तो बेसिकली आप वो स्पोर्ट्स को खेलने का भी आपको तब मन कर सकता है। और जब आप उसको खेलने जाएंगे, तो आपको बेसिकली कोई कंपटीशन के लिए कोई पर्सन चाहिए, तो आप उसको भी सिखाएंगे। तो ये चीज़ अच्छा लगा प्राइम मिनिस्टर का कि वो सारे स्पोर्ट्स के जो भी एथलीट्स हैं उनको अच्छे से हाईलाइट कर रहे हैं। और बेसिकली जो भी स्पोर्ट्समैन है उनको ज़्यादा कुछ वैसे चाहिए होता नहीं, उनको बेसिकली एक अच्छा ट्रेनर चाहिए, एक अच्छा एक अच्छा डाइट और एक मतलब सिक्योरिटी हो कि वो अगर ये स्पोर्ट्स खेल इसमें अगर उतना पैसा नहीं है, फिर भी मतलब गवर्नमेंट उनको थोड़ा कुछ बेनिफिट दे ताकि उनका वो घर चल सके। जैसे कि अगर आप देख ले तो जो आपका स्क्वैश टीम है, उन्होंने भले गोल्ड मेडल जीत लिया, उनको कुछ कैश अमाउंट भी मिलेगा, बट वो लोग उतना ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं हो पाएंगे। मतलब जैसे जैसे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप को अगर इंडियन टीम जीत लेता है, तो उनके जो भी प्लेयर्स हैं उनको करोड़ों के एड्स मिलेंगे। लेकिन वहीं जो ये स्क्वैश टीम या फिर जो भी ये शॉटपुट में किरण बालियन है, इनको उतना कुछ असिस्टेंस नहीं मिलता है स्पॉन्सर्स के द्वारा, क्योंकि इनके स्पोर्ट्स को बेसिकली उतना कोई देखता नहीं है। तो बेसिकली गवर्नमेंट को इन सब स्पोर्ट्समैन को और प्रमोट करना चाहिए। और आपका ये प्रमोशन मेरे को पिछले बार तब दिखा था जब ओलंपिक्स में इंडिया ने परफॉर्म किया था। वहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने अपना कोई ना कोई चीज़ प्रधानमंत्री को गिफ्ट दिया था, भले उन्होंने कोई मेडल जीता हो या फिर नहीं जीता हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने सारे एथलीट्स को बुलाकर उनसे एक इवनिंग मीटअप किया था, जो कि अच्छा था, जो कि कंट्री के यूथ को और मोटिवेट करता है। और अभी रिसेंटली एक और अपडेट ये आ रहा है एशियन गेम्स से रिगार्डिंग कि तजिंदर पाल तूर, जिन्होंने पिछले साल एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, वो इस साल भी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते हैं। और उन्होंने इंडिया को बेसिकली एक और गोल्ड दे दिया। तो अभी इंडिया के पास कुल 12 गोल्ड्स हो गए हैं। तो ये होता है कंसिस्टेंसी, पिछले एशियन गेम्स में भी गोल्ड और इस एशियन गेम्स में भी गोल्ड। और मैंने तजिंदर पाल तूर को ओलंपिक्स में भी फॉलो किया था, वहाँ पे उन्होंने इंडिया को शॉटपुट में रिप्रेजेंट किया था, बट वहाँ पे उनको वो सक्सेस नहीं मिला जो एशियन गेम्स में उनको मिला है। तो अ ह्यूज शाउट आउट फॉर तजिंदर पाल तूर। तो इसके बाद जो ये तीसरा न्यूज़ है वो सऊदी अरेबिया और यूएस के रिगार्डिंग है कि यूएसए सऊदी अरेबिया के साथ कोई डिफेंस पैक्ट साइन करने वाला है। और इस डिफेंस पैक्ट में ये होगा कि यूएसए सऊदी अरेबिया को ये पूरा अश्योरेंस देगा कि सऊदी अरेबिया के ऊपर अगर कोई भी कंट्री अटैक करेगा, तो यूएसए सऊदी अरेबिया के बचाव में आएगा। डिफेंस डील में बस ये नहीं होगा कि यूएसए अपने कुछ सोल्जर्स को सऊदी अरेबिया में स्टेशन कर देंगे, यूएसए अपना जो भी मिसाइल्स है उसको भी सऊदी अरेबिया में स्टेशन करेगा ताकि सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट किया जा सके। बट इसके रिटर्न में सऊदी अरेबिया को दो चीज़ें यूएस को देना पड़ेगा। सबसे पहला ये है कि यूएसए को ये अश्योरेंस दे कि पेट्रो डॉलर का जो एक्जिस्टेंस है वो बरकरार रहेगा। मतलब कोई भी कंट्री अगर सऊदी अरेबिया से कच्चा तेल या फिर क्रूड ऑयल खरीदता है, तो सऊदी अरेबिया उस कंट्री को क्रूड ऑयल बेचेगा, बट जो पैसा है वो डॉलर के फॉर्म में वो लेगा। मतलब अगर इंडिया को सऊदी अरेबिया से कच्चा तेल खरीदना होगा, तो इंडिया को बेसिकली सऊदी अरेबिया को यूएस डॉलर में पे करना पड़ेगा उस कच्चे तेल के रिगार्डिंग। और दूसरा जो अश्योरेंस यूएसए सऊदी अरेबिया से चाहता है, और सऊदी अरेबिया इसराइल को फुली रिकॉग्नाइज कर ले और सऊदी अरेबिया पैलेस्टाइन के इशू को पूरा कंप्लीटली भूल जाए। और यूएसए सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन करने के लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा आतुर है, और सऊदी अरेबिया भी अपना डिफेंस यूएस को देने के लिए आतुर है, क्योंकि यूएसए सऊदी अरेबिया इंडिया यूएई इन सब कंट्रीज़ ने G20 में एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर प्रस्ताव रखा और वहाँ पे इन सब कंट्रीज़ ने इस कॉरिडोर को अपनाया है। तो बेसिकली IMEC मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में होगा ये कि इंडिया कैसे कोई भी सामान यूरोप में कैसे पहुंचाया जाएगा। तो देखिए आप मैप में भी देख सकते हैं कि सबसे पहले कोई भी सामान इंडिया से निकलेगा, वो सबसे पहले इंडिया के थ्रू होते हुए यूएई में जाएगा, फिर यूएई से वो सऊदी अरेबिया में बाई रेल या फिर बाई रोड वो जॉर्डन तक जाएगा, फिर जॉर्डन से वो इसराइल के अंदर एंटर करेगा, फिर इसराइल के हाइफा पोर्ट से वो इटालियन पोर्ट पिरायस में उस सामान को लोड डाउन किया जाएगा। तो इससे आप बेसिकली इंडिया को यूरोप के साथ कनेक्ट होता हुआ देख सकते हैं। और आप इसमें सोच रहे होंगे कि इसमें यूएसए कहाँ पर है, मतलब यूएसए इस चीज़ को क्यों इतना मतलब इनकरेज कर रहा है कि इस कॉरिडोर के ऊपर काम शुरू हो जाए। तो यूएसए का इस कॉरिडोर को बनाने का एक सबसे बड़ा वजह है कि ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर बनाया, जहाँ पे इंडिया ईरान के थ्रू होते हुए रशिया के मॉस्को में एंटर करता है, उस कॉरिडोर का इंपॉर्टेंस कम हो जाए। और ऐसे भी इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में यही होगा कि जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है उसके ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ा कम हो, क्योंकि जैसे कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर किया तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। तो सोचिए जस्ट आपकी इंडिया से कोई भी सामान को आप मॉस्को में ले जाते हैं, फिर मॉस्को से अगर आप उस इंडियन गुड को यूरोपियन कंट्रीज में सेल करने की कोशिश करेंगे या फिर मतलब बेचने की कोशिश करेंगे, तो कोई यूरोपियन कंट्री उसको लेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है। तो इसीलिए इंडिया ईस्ट वेस्ट जो ये कॉरिडोर है उसका ऑल्टरनेटिव खोजने की कोशिश कर रहा है।
और दूसरा रीज़न जो यूएसए का है इस कॉरिडोर को प्रोत्साहन देने का, वो ये है कि चाइना के जो बीआरआई है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उसको काउंटर करे और इंडिया को एशिया में चाइना के पैरेलली एक इकोनॉमिक पावर के तौर पे खड़ा करे, ताकि इंसिडेंट रशिया या फिर चाइना के साथ यूएसए का कोई भी अनफेवरेबल इंसिडेंट अगर होता है तो इंडिया उसमें यूएसए का सपोर्ट करे, ना कि रशिया या फिर चाइना का। और इसमें एक और चीज़ ये है कि यूएसए में बहुत सारे लोग जूइश पीपल के प्रति बहुत सिंपैथी रखते हैं और वो लोग इसराइल ऐसा कंट्री को भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नज़रिए से देखते हैं, लेकिन इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है। तो यूएसए ये चाहता है कि सऊदी अरेबिया और इसराइल मिडिल ईस्ट में एक दूसरे के एलाई बन जाए और वो दोनों मिलकर ईरान को काउंटर करे। जैसे कि आप सभी को पता है ईरान और यूएसए का पड़ता नहीं है, बट यूएसए का सऊदी अरेबिया के साथ भी अच्छा रिलेशन, यूएसए का इसराइल के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन है। बट सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि इसराइल ने पैलेस्टाइन लैंड को बहुत ज़्यादा इंक्रोच किया। पहले आप जहाँ मैप में देख सकते हैं कि ये पूरा देश एक तरह से पैलेस्टाइन हुआ करता था, अभी पैलेस्टाइन के नाम पे बस कुछ इनक्लेव्स बाकी हैं और इसराइल अभी भी कंटिन्यूसली इन इनक्लेव्स को इंक्रोच कर। और इसी के कारण से सऊदी अरेबिया और इसराइल का रिलेशन अच्छा नहीं, क्योंकि सऊदी अरेबिया मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री और पैलेस्टाइन भी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। तो बेसिकली सऊदी अरेबिया ने रिलीजन को प्रायोरिटी देकर पैलेस्टाइन का सपोर्ट किया और वो इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। बट अगर सऊदी अरेबिया ने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया तो इससे पाकिस्तान, टर्की और ईरान जैसे जो ये फंडामेंटलिस्ट कंट्री हैं, वो लोग सऊदी अरेबिया के ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे कि ये लोग को क्या मुस्लिम वर्ल्ड का हेड अभी भी कहना सही होगा कि नहीं, क्योंकि इन्होंने पैलेस्टाइन के कॉज को छोड़ दिया है बस अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए और अपने डिफेंस के लिए। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो रहेगा कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में डिप्लोमेटशिप कैसे स्टैब्लिश किया जाता है। हालांकि जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट थे तब सऊदी अरेबिया और इसराइल बहुत करीब थे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए, और तब बेसिकली यूएई ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था और अब्राहिम अकॉर्ड्स को साइन किया था। तो तब सबको लग रहा था कि सऊदी अरेबिया भी बहुत जल्द इस अब्राहिम अकॉर्ड को साइन करेगा और इसराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करेगा। बट डोनाल्ड ट्रंप जब पावर से गए उसके बाद से ये ठंडे बस्ते पे पड़ गया। अभी वापस से जो बाइडन ने इसके ऊपर एम्फोसाइज देना शुरू किया है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अलग और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट सुनने हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट और इनसाइट्स के रिगार्डिंग। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट संडे किसी और नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, धन्यवाद।